हाय एवरीवन, आज हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 370 को, जो कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस से एक इम्पॉर्टेंट थीम है ना, जो पेपर 2 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं ये सोचा था कि इस जो आर्टिकल 370 है उसको JNK जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी है उसमें कवर कर दूँ, लेकिन बाद में सोचा कि आर्टिकल 370 एक ब्रॉड टॉपिक है ना, और मैं ये नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर का अगर वहाँ मिलिटेंसी आ रहा है तो आर्टिकल 370 लिख रहे हो, आर्टिकल 370 आ रहा है तो जम्मू कश्मीर जो मिलिटेंसी पढ़े उसका कंटेंट यहाँ पे लिख रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा कि मार्क्स थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटेंट जो है वो पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। आर्टिकल 370 अलग टॉपिक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा, मिलिटेंसी है। तो सोचा कि जब पढ़ा ही रहा हूँ तो ठीक से पढ़ाते हैं, पूरा कवर करते हुए 1 to 1 हर चीज़ को कवर करते हुए पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या किया हूँ, आर्टिकल 370 है उसको डिटेल से, ठीक है, एक पूरा डिटेल एक प्रॉपर वे में कंटेंट के साथ इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो, या फिर कोई सजेशन है ना, या फिर कुछ भी डाउट होता है चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। और इसका जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। क्लियर? चलो बढ़े फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, ये इंट्रोडक्शन है ना, देखो इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये समझ आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शंस के लिए इसको एक बार यूज़ कर सकते हो, रेडीमेड है। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 370 क्या है, क्या इम्पैक्ट है, क्या कॉन्सेज है, क्या हिस्टोरिकल रीज़न रहे, उसको डिस्कस करते हैं। देखो आर्टिकल 370 क्या था, पहले एक ब्रीफली यहाँ पे ले लो। आर्टिकल 370 को पहले क्या है, स्पेशल स्टेटस दिए गए थे कि आर्टिकल 370 जो हैं, जो जम्मू कश्मीर हो उसको एक स्टेटस स्टेट के रूप में इसको दिए गए थे कि इसका अपना खुद का ऑटोनॉमी होगा, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद का होगा, फिर प्लस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका प्रॉपर खुद का होने वाला है। इसमें जो इंडिया है इंटरफेरेंस नहीं करने वाले हैं, करेंगे लेकिन उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगा। एक प्रॉपर स्टेट का इसको दर्जा दिए गए थे आर्टिकल 370 को। Since its inception, Article 370 of Indian Constitution had been subject of significant debate and discussion. जब आर्टिकल 370 को क्या किए गए, एब्रोगेट किए गए थे। Initially designed to provide special autonomy to the जम्मू एंड कश्मीर, बताया। इट्स एब्रोगेशन कब हुआ था, 2019 में। मार्क अ टर्निंग पॉइंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी स्टेट अगर एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं और उसमें चेंजेस कर रहे हो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका जो है पूरा जो पॉइंट है पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। क्यों डाइवर्ट होगा? क्योंकि उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है डाइवर्ट होगा, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा डाइवर्ट होगा। तो हर रेस्पेक्ट में ये पूरा डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे सेंट्रल का इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑन अगस्त 5, 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एब्रोगेट आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवोकिंग जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल जो स्टेटस दिए गए थे उसको रिवोक किए गए, ठीक है। तो सबसे पहले काम करोगे कि ये जो यहाँ पे इसका मैप है जम्मू एंड कश्मीर पूरा का, अभी तो जम्मू कश्मीर को 2 टेरिटरी बना दिए गए हैं। लद्दाख एक अलग टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, और जम्मू एंड कश्मीर एक अलग टेरिटरी है। तो इसको एक बार याद रखोगे कि इसका मैप है, इस तरीके से मैप दिखता है। इधर जाओगे तो पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का, इधर चाइना का बॉर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो बैकग्राउंड देखते हैं और 1 by 1 करके हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में हम लोग कवर करते हैं। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड जम्मू एंड कश्मीर विथ स्पेशल ऑटोनॉमी। पहले आर्टिकल 370 बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद बताऊँगा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कैसे किए। तो आर्टिकल 370 इसमें यही बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको एक स्पेशल स्टेटस दिए गए, सेपिंग उसका गवर्नेंस अकॉर्डिंगली कर सके। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का अगर स्टेटस देखोगे, उसका जियोग्राफिकल एरिया देखोगे तो क्या है, पूरा माउंटेनियस एरिया है, हिली एरिया है। तो हिली एरिया के लिए उसको एक पार्टिकुलरली अलग से गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जिससे वो डेडिकेट होके उस तरीके से अपने हिसाब से वहाँ पे फॉर्म कर सके। क्योंकि सेंट्रल का अगर बात करोगे तो सेंट्रल के अंदर कितना पूरा 28 स्टेट है। अब 28 स्टेट को मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वही चीज़ अगर एक मान लो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ का अपना खुद का CM हो गया, वहाँ का अपना क्या हो गया, अपना गवर्नर हो गया, तो हर चीज़ अगर वहीं के हैं तो उसको हर चीज़ के नॉलेज है वहाँ की, जो जियोग्राफिकल एरिया है ना, चाहे इकोनॉमिकल सोसाइटल हर एक चीज़ का नॉलेज है।
अगर स्पेसिफिकली इसी एरिया के लिए अगर कोई भी व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हो, मतलब क्या हुआ कि वहाँ का अच्छे से अच्छे क्या कर पाएंगे, ध्यान रख पाएंगे, अच्छे से अच्छे वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला पाएंगे, अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, हर रेस्पेक्ट को ध्यान दिया जा सकते हैं। अगर कोई चीज़ को स्पेशल ऑटोनॉमी दे रहे हो तो फिर जो रिलेशन विथ इंडिया, द आर्टिकल इमर्ज फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूडिंग रीजनल प्री इंडिपेंडेंस स्टेट सब्सिक्वेंस एक्सेशन टू इंडिया ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड इन 1947। ये जितना भी डिबेट आया क्यों, जम्मू कश्मीर तो एक अपना अलग से रह रहे है ना, इंडिया से क्या है अलग रह रहे थे। कब का बात कर रहा हूँ, 1947 का, जब ब्रिटिश छोड़ के गए तो ठीक अपने से रह रहे हैं, लेकिन इसको इंडिया में आना ही क्यों था। ये तो अपना आराम से जो है वहाँ पे गवर्न कर रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर अपना गवर्न हो रहा था, लेकिन डिबेट क्यों उठा, डिबेट आया क्यों, क्योंकि इसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली हिस्ट्री से। कोई भी चीज़ को कॉजेस अगर अभी देखते हैं तो क्या है, हिस्ट्री से उसको लिंक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जड़ हिस्ट्री में ही होता है। तो प्री हिस्ट्री पीरियड को पहले अगर देखें, बिफोर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे रूल करते थे। जैसे कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो इसके पहले जब एक अलग जो इंडिया है ये क्या कर रहे थे, अपना इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। सेम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे कौन राजा राज कर रहे थे, महाराजा हरि सिंह, जो कि एक प्रिंसली स्टेट है। दो स्टेट होता था ब्रिटिश के समय, कौन कौन सा, एक प्रिंसली स्टेट और एक होता था ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, एक प्रिंसली स्टेट होता था और एक ब्रिटिश प्रोविंस होता था। प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ पे राज करेगा कौन, प्रिंस, ऐसे याद रखोगे, प्रिंस यहाँ पे वहाँ पे राज करने वाले हैं कोई राजा, जैसे वहाँ पे उस समय राज कर रहे थे महाराजा हरि सिंह। और एक ब्रिटिश प्रोविंस होता है जहाँ पे ब्रिटिश का कोई अपॉइंटेड हो गया, गवर्नर हो गया, है ना, कोई भी अपॉइंट कर रहा है ब्रिटिश, तो वहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंस है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जब इंडिया लड़ाई लड़ रहे थे तब ये अपना इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रोविंस थे। ठीक है, सॉरी, ये प्रिंसली स्टेट थे, तो प्रिंसली स्टेट अपना जो महाराजा रंजीत सिंह हैं अपना वहाँ पर राज कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अनलाइक अदर प्रोविंस जम्मू एंड कश्मीर क्लोज टू रिमेन इंडिपेंडेंट आफ्टर द ब्रिटिश लिफ्ट इन 1947। जैसे कि इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया, ब्रिटिश क्या है ये देश को छोड़ के चले गए, फिर भी उस समय भी क्या थे, जम्मू एंड कश्मीर अपना रूल कर रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जो है वो रूल कर ही रहे थे। ठीक है, द रीजन वाज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंस ड्यू टू लोकेशन बॉर्डरिंग चाइना, अफगानिस्तान, न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, पहली बार टूरिज़्म के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक टूरिज़्म जो है मेन फैक्टर है, टूरिज़्म के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जो जम्मू कश्मीर का लोकेशन देखोगे, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि सपोज़ करो अगर कोई बॉर्डरिंग कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर क्लोज बॉर्डर पड़ता है, जिससे हम लोग वहाँ पे अपना बंदूक हो गया, तोपे हो गया, उसको रख के रिटालिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं, फिर वहाँ पे और अच्छे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर जम्मू एंड कश्मीर का लोकेशन अगर देखोगे, ठीक है, इधर पूरा चाइना है और इधर पूरा पाकिस्तान है। सपोज़ पाकिस्तान क्या है, इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये जो है क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, तो यहाँ से रिटालिएट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यही बात ये समझो, मान लो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया है, कोई सा स्टेट है सेंट्रल में, अब उसको पाकिस्तान को यहाँ से अटैक करोगे तो क्या अटैक हो पाएगा, उतने अच्छे तरीके से रिटालिएट हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजिक पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। एक तो टेररिज्म है, यहाँ पे तो फैल ही रहे हैं, वो तो डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर रख रहा है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगा ही हुआ है, और दोनों कंट्री को अगर देखोगे तो जस्ट एक इनेमी टाइप है इंडिया के। ठीक है, तो एक प्री हिस्ट्री जो है हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इंडिया में शामिल हो गया। अब क्यों शामिल हो गया, फेसिंग एन इन्वेजन बाय ट्राइबल मिलिटेंट फ्रॉम पाकिस्तान। दिक्कत यही तो है, देखो ये एरिया पूरा बॉर्डर स्टेट है, इधर पाकिस्तान से लग रहा है, इधर चाइना से लग रहा है। अब क्या होगा, ये हम बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्या करेंगे पाकिस्तान वाले लोग कि यहाँ पे मिलिटेंट भेजना स्टार्ट करेंगे। मिलिटेंट भेज रहे हैं, एक्सट्रीमिज़म के लोग भेज रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लोग इसको भेज रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये जो यहाँ के राजा हैं महाराजा हरि सिंह, इन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर लिया, एग्री टू एसेट टू इंडिया अंडर सर्टेन कंडीशन। क्यों इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इतना मिलिटेंसी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इतना एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, तो ये जो राजा है उसके हैंडल नहीं हो रहा था उस समय।
ठीक है, हैंडल उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने क्या है कुछ कंडीशन के साथ इंडिया के साथ शामिल होना स्टार्ट किए, इंडिया के साथ शामिल हो गए, जिससे इंडिया हमारी मदद कर सके। यहाँ के जो एक्सट्रीमिज़म फैल रहे हैं, यहाँ पे जो टेररिस्ट लोग फैल रहे हैं, उसको एलिमिनेट कर ले। तो इस रेस्पेक्ट में क्या हुआ कि महाराजा जो हरि सिंह हैं, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर लिए। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो होता है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिससे कोई भी डोमिनेंट स्टेटस होता है, जो कि डोमिनेंट जो कंट्री होता है, जैसे कुछ समय इंडिया थे, तो कोई भी डोमिनेंट कंट्री के साथ क्या होना, एक लीगल एग्रीमेंट साइन करना कि हम अपने देश में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, कि आपके देश में हम लोग इंक्लूड होना चाह रहे हैं। तो एक जस्ट लीगल डॉक्यूमेंट होता है। दिस ट्रीटी अलाउ जम्मू एंड कश्मीर टू रिटेन सिग्निफिकेंस ऑटोनॉमी वाइल इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस। डिफेंस के रेस्पेक्ट में अभी बताया कि मिलिटेंसी नक्सलिज्म में सबको अटैक करना है, काउंटर अटैक करना है, तो डिफेंस, क्योंकि इंडिया को डिफेंस के लिए पावर दोगे तभी तो वो अटैक कर पाएंगे, है ना। फिर कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, तो इन सब चीज़ के रेस्पेक्ट से जो है पूरा अब इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले हैं, क्योंकि इंडिया जो है इंडिया में शामिल हो गए अब। कौन? ये जो जम्मू एंड कश्मीर। तो उसी के रेस्पेक्ट में क्या किए गए कि फॉर्मेशन ऑफ किए गए आर्टिकल 370 का। क्यों किए गए? देखो अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, डिफेंस का बोल रहे हो, अब डिफेंस के रिलेटेड अगर वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो, कोई भी ऑपरेशन चला रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ के जो रीजनल रूल्स हैं वहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। अगर अच्छे से, है ना, अच्छे से अच्छा ऑपरेशन चलाना चाह रहे हो एंटी नक्सलिज्म, एंटी ऑपरेशन के लिए, तो जो जम्मू एंड कश्मीर में पहले से प्री एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा, तभी तो अच्छे से चला पाओगे। लेकिन यहाँ पे अच्छे से चेंज नहीं हो पा रहे थे, अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे थे, नहीं इसका फॉरेन अफेयर जो है उतना अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हिंडर कर रहे थे, समझ रहे हो। जब इसको हिंडर कर रहे थे तो डायरेक्टली इंडिया ने क्या किया कि आर्टिकल 370 के तहत, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के पास आ ही चुका है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो ही चुके हैं इंडिया के साथ, तो क्या किया इंडिया ने आर्टिकल 370 ला के एक स्पेशल ऑटोनॉमी देते हुए, ठीक है, एक स्पेशल ऑटोनॉमी देते हुए क्या किया कि जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा चेंज कर दिए। देखो इसको पढ़ो फिर अच्छे से समझ आएगा। फॉर्मेशन कैसे हो आर्टिकल 370 का? टू फॉर्मलाइज द टर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूड आर्टिकल 370 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाई। कौन ड्राफ्ट किया है? तो इसको भी याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट हो गया। ड्राफ्ट क्यों किए गए? क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, चाहे टूरिज्म, मिलिटेंसी, काउंटर मिलिटेंसी करना, हर एक रेस्पेक्ट को ध्यान में रखो। तो इसके लिए क्या किए गए, जस्ट टेम्पररी प्रोविज़न लाए गए। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 370 ला रहे हैं तो आर्टिकल 370 लाए तो वहाँ के लोग क्या बोलेंगे कि इंडिया जो है हमारे ऊपर अब राज करना चाह रही है। आएगा जो वहाँ के जो आम जनता थे उसके बारे में भी सोचो, आम जनता क्या बोलेंगे कि हमारे ऊपर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहे हैं। अब जो इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे तो वहाँ के लोगों के ऊपर क्या होगा, एक आक्रोश आएगा तो फिर इंडिया के ऊपर रिटालिएट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या, फिर एक सिक्योरिटी कंसर्न ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएगा। तो इंडिया ने क्या किया कि जस्ट टेम्पररी प्रोविज़न लाए गए। आर्टिकल 370 वाज इंटेंडेड टू टेम्पररी प्रोविज़न के रेस्पेक्ट में थे उस समय। Until the Constitution of Jammu and Kashmir drafted its constitution and determined the state relationship with India। तो जब तक वहाँ का प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना बन जाए उस रेस्पेक्ट में क्या है, उसके लिए टेम्पररी प्रोविज़न वहाँ पे लाए गए थे। जब बन जाएगा तब फिर इसको हम लोग एब्रोगेट कर लेंगे, इसको हम लोग वहाँ से हटा देंगे। तो इस रेस्पेक्ट से लाए गए थे, जिसमें से 2 पार्ट में ये सर्व किए गए। कौन कौन से? फर्स्ट जो था, इट सर्व एज अ ट्रांजिशनल पर्पस। कैसे ट्रांजिशनल पर्पस? क्योंकि एक यहाँ पे इंडिया और ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे पहले तो उस समय राजा हरि सिंह हैं, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन कर लिया। अब वहाँ पे राज कौन करेगा? यहाँ पे गवर्नर कौन होगा? गवर्नेंस कैसे चलने वाला है? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो इसके लिए खुद का क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा तो नहीं जस्ट एक ही दिन में बन जाएगा, तो इसको बनाने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो उस कुछ टाइम तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, उसके लिए आर्टिकल 370 लाए गए थे, जो कि टेम्पररी प्रोविज़न था, समझे। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, हटा देंगे।
ठीक है, तो ये इसका मेन इंटेंशन था। विच वॉज मैन एन इंटरिम अरेंजमेंट, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है वही चीज़, इंटरिम अरेंजमेंट टू इस्टाब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच वुड ड्राफ्ट द इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या था, सेकंड इट वाज अ मीन टू ईज द इंटीग्रेशन ऑफ JNK इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया इन लाइट ऑफ प्रिवेलिंग वॉर लाइक सिचुएशन इन द स्टेट बैक इन 1947। अगर सपोज करो इस रेस्पेक्ट में अगर इंटरिम वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई हो ही गए, इंटरिम प्रोविज़न यहाँ पे ला गए, तो अगर सपोज अगर इंडिया के प्रति अटैक होता है जम्मू एंड कश्मीर से तो उसको डायरेक्टली हम लोग इंडिया में इनकलकेट कर लेंगे, इंडिया में मिला लेंगे। सेकंड था इसमें जो आर्टिकल 370 है इसमें एक ऑटोनॉमी दिए गए थे। आर्टिकल 370 ग्रांटेड जम्मू एंड कश्मीर सिग्निफिकेंस ऑटोनॉमी, क्या का ऑटोनॉमी कि इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया क्या है, इंडिया का खुद का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये डबल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस को ध्यान से समझो, वहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा। इंडिया अगर डायरेक्टली अगर उसके ऊपर रूल करेगा तो वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, आक्रोश हो जाएंगे, आक्रोश होंगे तो डायरेक्टली इंडिया के प्रति क्या होगा, इंडिया के लिए एक तो हेट हो जाएगा, हेट का जो फीलिंग है वो आएगा, फिर एंटी नक्सलिज्म जो नक्सलिज्म, मिलिटेंसी, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी फिर वहीं से पनपना स्टार्ट हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर से ही, तो फिर इंडिया के लिए कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर क्या है, फिर बॉर्डर शेयर करेंगे। समझ पा रहे हो, अलग कंट्री अगर रहता जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता, जब बॉर्डर शेयर करता तो फिर एक सिक्योरिटी कंसर्न ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाता। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में क्या किया गया कि स्लोली तरीके से ऑटोनॉमी देना स्टार्ट किए, जिसमें से उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिससे लिमिट करेगा पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटिव पावर होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ अगर खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब इंडिया उतने अच्छे तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि अगर मान लो बोलता है कि इस रेस्पेक्ट में वो जैसे वाटर है, वाटर के रेस्पेक्ट में इंडिया इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो इंडिया नहीं कर सकती अगर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो इंडिया के लिए जो है एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। वहाँ के जो रिवर्स जो है उसमें वाटर का इंडिया यूज़ नहीं कर सकती, ये जो है जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला है, तो इंडिया के लिए क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अगर वही चीज़ इंडिया अगर वाटर को यूज़ करके हाइड्रो पावर जनरेट कर रहा है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो क्या है, इंडिया एडवांटेजेस होता है। तो धीरे से क्या किए गए, एक ऑटोनॉमी देते हुए इंडिया के पार्ट में इंक्लूड किए गए। तो आर्टिकल 370 है, इसमें से क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न दिए गए थे। देखो पहले बात ये समझो कि इतना समझ आ गया क्या है आर्टिकल 370, इसका हिस्टोरिकल रीज़न क्या है, कैसे यहाँ तक आया। ठीक है, अब देखो क्या है, आर्टिकल 370 ला दिए गए, जस्ट इसको टेम्पररी प्रोविज़न है उसके रेस्पेक्ट में इसको बनाए गए थे। तो क्या प्रोविज़न ऐसे दिए गए थे इसमें, सबसे पहले जो है उसको स्पेशल ऑटोनॉमी दिए गए थे। जम्मू एंड कश्मीर हैड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना इसका मतलब क्या दर्शाता है कि कोई भी कंट्री पूरा सॉवरेंटी है, उसका खुद का इंटीग्रिटी है, फॉरेन कंट्री उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, फॉरेन कंट्री उसके ऊपर अटैक ना करने के साथ साथ उसका जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो खुद मैनेज करेगा, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेशल ऑटोनॉमी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये इंडिया के अंडर में है। क्यों, क्योंकि जो राजा हरि सिंह है ये ऑलरेडी इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर चुके हैं, जिसके थ्रू इंडिया को ये पावर है कि जो भी इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जितना भी सिक्योरिटी कंसर्न है, कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, वो किसके अंदर आ चुके हैं, अब इंडिया के अंदर आ चुके हैं। इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हो मतलब ये इंडिया अपने तरीके से दे रहा है। ठीक है, इंडिया जो है उसको एक ऑटोनॉमी दिया हुआ है। एंड ऑटोनॉमी ओवर इंटरनल मैटर एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स। तो ये जितना टाइप लिखा गया है जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, इसको छोड़ के पूरा ऑटोनॉमी उसको दिए गए थे। ठीक है, चाहे लैंड से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, हर एक चीज़ जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे, बस इस चारों को छोड़ के। फिर यहाँ पे सेकेंड जो प्रोविज़न दिए गए थे कि लिमिट करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को, कैसे, द इंडियन पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर ओवर द स्टेट वर लिमिटेड टू सब्जेक्ट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऐसे नहीं कि जस्ट ये बोल दे रहे हैं, राजा हरि सिंह ने ये बोल दिया कि अब से जो है जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट रहा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं होता। वहाँ पे क्लियरली लिखा गया था कि
ये ऐसा लिस्ट है इस चीज़ में जो है इंडिया इस रेस्पेक्ट में कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। और इस जो पॉइंट है इसमें केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर का जो असेंबली होगा वही रूल्स एंड रेगुलेशन बना पाएंगे, जो इंडिया है इस रेस्पेक्ट में कुछ नहीं कर सकते। तो इससे क्या है, एक तो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है वो ऑटोमेटिकली लिमिट हो गया। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में क्या हुआ कि जो लिमिटिंग लेजिस्लेटिव पावर है यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखने को मिला है। क्लियर है, समझ आया। फिर एक आता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। एनी एक्सटेंशन ऑफ इंडियन लॉ टू जम्मू एंड कश्मीर रिक्वायर अकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो अब कोई भी चीज़ मान लो, सपोज करो कि अगर इंडिया जो चाह रहा है कि वहीं पे जो फॉरेस्ट है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, तो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर उस रिस्पेक्ट में बनाओगे जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो जम्मू एंड कश्मीर उस समय क्या था, स्टेट ही थे, तो स्टेट के जो गवर्नर है उससे क्या लोगे, परमिशन लोगे, पहली बात। उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है सेंट्रल में बैठे हैं उसका भी परमिशन रिक्वायर होगा। तो इससे क्या होगा, एक तो देरी होने वाला है, डिले होगा, कोई भी प्रोजेक्ट ला रहे हो उसमें डिले ही होगा, समझ रहे हो। डिले होने के साथ साथ फंडिंग का भी इशू आएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर फंडिंग का इशू आएगा। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इसमें बोले गए थे, जो आर्टिकल 370 स्पेशल जो प्रोविज़न दिए गए थे उसमें से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिक्वायर होगा, ये भी बोले गए थे। तो क्या क्या हो गया, एक स्पेशल ऑटोनॉमी, दूसरा लिमिटिंग लेजिस्लेटिव पावर, तीसरा है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, चौथा है कि यहाँ पे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो आर्टिकल 370 में बोले गए थे कि जम्मू एंड कश्मीर है उसका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, फिर जो इंडिया है उसका तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन है ही है। तो द स्टेट हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 17, 1956 एंड कम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1957। तो एक जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी बना है। ठीक है, फिर रेसिडेंसी राइट में क्या बोले गए कि आर्टिकल 35A डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 370 ग्रांटेड स्पेशल राइट एंड प्रिविलेजेस टू द स्टेट परमानेंट रेसिडेंट इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी राइट, एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें एक रेसिडेंशियल राइट दिए गए थे कि बाहरी लोग अगर आ रहे हैं, अगर जम्मू एंड कश्मीर में रहना चाहते हैं तो वहाँ पे रह नहीं सकते, उसको अलाउ नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट है। किसके लिए सेटल कर दिए गए थे, जम्मू एंड कश्मीर जो रेसिडेंट है वहाँ के लोगों के लिए, जिसमें से उसको प्रॉपर प्रॉपर्टी राइट दिए गए थे, प्लस जो एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट हैं उसको भी वहीं के लोग ही अवेल कर सकते हैं उस वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ। तो इस रेस्पेक्ट में स्पेशल जो प्रोविज़न दिए गए थे उसको भी हम लोगों ने क्लियरली यहाँ पे समझ लिए गए। तो आर्टिकल 370 में ये कुछ स्पेशल जो प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, आर्टिकल 370। फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ, आर्टिकल 370 लाए हो तो उसका क्या क्रिटिसिज्म हुआ, होगा ही होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का अगर पॉजिटिव चीज़ है ना, अगर पॉजिटिव बोल रहे हो तो उसका निगेटिव भी होना ही होना है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, चलो देखते हैं इसको। फिर डिस्पाइट इट्स इंटेंशन आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन क्रिटिसाइज ओवर द ईयर। क्रिटिक आर्ग्यू दैट इफ अ फोस्टर अ सेंस ऑफ सेपरेटिज्म hindrance integration with the rest of India and impede economic development investment in region। 1 by 1 करके समझते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे बोलूँगा तो फिर यहाँ पे जस्ट पढ़ना बस हो जाएगा। सबसे पहले जो रीज़न है वो है बैरियर, अ बैरियर टू इंटीग्रेशन। देखो खुद यहाँ पे एक चीज़ समझो कि आर्टिकल 370 में स्पेशल प्रोविज़न लाए हो और वहाँ का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको एक इंटीग्रेट करना यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि वहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये जस्ट इंडिया के अंदर में है, इसको स्पेशल ऑटोनॉमी दिए गए हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसके थ्रू एक ऑटोनॉमी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, एक सेपरेटिज्म का भाव आता है। ठीक है, सेपरेशन का भाव आता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मैटर है, उसका जो डेवलपमेंट है उसको अपने तरीके से करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिया बोल सकता है। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, थोड़ा इंटीग्रेशन करने में, इंडिया में मिलाने में ये थोड़ा दिक्कत आता है। सम आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 370 एक्टेड एज अ बैरियर टू जम्मू एंड कश्मीर फुल इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, इंसिस्टिंग अ सेंस ऑफ सेपरेटिज्म एंड स्पेशल स्टेटस। यही चीज़ जो जस्ट मैं अभी बोला हूँ वही लिखा है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों इंडिया बोलेगा कि ये तो जस्ट सेपरेटिज्म पहले से हो रहा है, तो इंडिया बोलेगा कि उसको तो ऑटोनॉमी मिला हुआ है ना, उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इंडिया जो है
इंडिया के लिए पूरा प्रॉपर अपना खुद का स्टेट है, इंटीग्रल पार्ट है, तो हम लोग अपने स्टेट में ज़्यादा ध्यान देंगे न कि दूसरे स्टेट में। ये कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्रिटिक आर्ग्यू दैट द स्पेशल स्टेटस हैम्पर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज इंडियन प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लॉ डिड नॉट अप्लाई। जिस रूल्स एंड रेगुलेशन अगर इंडिया में अप्लाई हो रहा है तो वही तो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई सेक्टर को, है ना, कोई भी सेक्टर को अगर 100% FDI दे रहे हो तो जम्मू कश्मीर बोलेगा कि यहाँ पे FDI ही नहीं है, FDI नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे रूल्स में FDI से रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर यही चीज़ इंटीग्रल पार्ट होता तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, प्रोजेक्ट रनिंग करना, है ना, हर एक रेस्पेक्ट से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इजी हो जाता अगर यही चीज़ इंटीग्रेशन होता। ये क्रिटिक आर्ग्यू इसमें करते हैं। फिर एक आता है राइट एंड इक्वलिटी का। द स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट वर्स इंटरप्रेटेड एज अ डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट नॉन रेसिडेंट्स अफेक्टिंग देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। वही चीज़ कि स्पेशल ऑटोनॉमी दिए हो, ठीक है, लेकिन बाहरी लोग जो नॉन रेसिडेंट है, लेकिन इंडिया का बात कर रहे हैं, इंडिया के लोग अगर जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हो तो उसको प्रॉपर्टी का राइट ही नहीं है, न तो वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, न ही अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं, न ही वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं कर से वहाँ। तो यहाँ पे क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव आता है। तो इस रेस्पेक्ट में ही बोले गए हैं कि राइट एंड इक्वलिटी जो है, यहाँ पे एक आर्ग्यू यही करते हैं, क्रिटिक आर्ग्यू यही करते हैं कि उतना राइट एंड इक्वलिटी वहाँ पे नहीं दिए हो। फिर मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी के रेस्पेक्ट में आर्ग्यू करते हैं। सम क्रिटिक ब्लेम आर्टिकल 370 फॉर द राइज ऑफ मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी रीजन। कैसे? आर्टिकल 370 ला के क्या कर रहे हो, इंडिया के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब जो राजा हरी सिंह है उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया तो पूरा पब्लिक, वहाँ के जो जम्मू एंड कश्मीर का पब्लिक है उसको अपोज किए। वो लोग बोलते हैं कि हमें अपना इंडिपेंडेंट रहना है, किसी के डोमिनेशन में नहीं रहना है, किसी के अंदर में नहीं रहना है। तो पब्लिक जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किए तो वहाँ का जो पब्लिक के प्रति आक्रोश आया कि जो आक्रोश आया, फिर वो क्या किए, एक्सट्रीमिज़म की तरफ गए, आइडियोलॉजी हो गया वो पूरा एक्सट्रीमिस्ट हो गया, इंसर्जेंसी की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो ये जो आर्टिकल 370 है ये मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज़म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, इस सब चीज़ की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट हुए। और इसका जो हिस्ट्री अगर ट्रेस करना चाहो तो यहीं से भी एक ट्रेस कर सकते हो, क्योंकि आक्रोश वहाँ से आ रहा है, एक हेट आ रहा है इंडिया के रेस्पेक्ट से। तो क्लेमिंग दैट स्पेशल स्टेटस फोस्टर अ सेंस ऑफ अलाइनेशन एंड सेपरेटिज्म, ठीक है। तो मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलो अब बढ़ते हैं कि इसको एब्रोगेट करें क्यों, आर्टिकल 370 को ही क्यों हटा दिए गए। ऑन अगस्त 5, 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एब्रोगेट आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवोकिंग JNK स्पेशल स्टेटस। जो पहले स्पेशल स्टेटस दिए गए थे उसको अब हटा दिए गए। अब इसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा होता है लद्दाख। तो एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट अगर अभी के बात करोगे तो जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख जो है एक अलग यूनियन टेरिटरी है। क्या होता है यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट होगा वो डायरेक्टली सेंटर गवर्न करने वाले हैं। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होगा ये अकॉर्डिंगली होगा गवर्नमेंट की तरफ से। कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट अलग होता है, स्टेट का खुद का चीफ मिनिस्टर होता है अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे खुद का लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव है, वहाँ का खुद का चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है। लेकिन जो प्रॉपर अगर स्पेशली डेफिनेशन में जाए इसका यूनियन टेरिटरी का, तो ये डायरेक्टली गवर्न होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करता है एक एजेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं या तो कमिश्नर बोल सकते हो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल में पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को। इधर देखो, प्रियम्बल नहीं, जो साइलेंट फीचर वहाँ पे पढ़े थे। अब देखो रीज़न क्या है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का। ठीक है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिए, तो क्या रीज़न है ऐसा? तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज ड्रिवन बाय मल्टीपल फैक्टर इंक्लूडिंग द डिज़ायर फॉर फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया।
क्योंकि जब तक ये इंडिया में इनकलकेट नहीं होगा, कोई भी कंट्री, या फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रॉपरली जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर जब तक इंडिया में इंक्लूड नहीं हो रहा है तब तक एक तो इकोनॉमिकल जो सेंस है वो चीज़ वहाँ पे नहीं होने वाला है। जो डेवलपमेंट उस एरिया में होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर वो चीज़ जो है अलग है, जो जम्मू एंड कश्मीर अगर अलग है, तो अगर यही चीज़ इंडिया में मिल जाता है, इंडिया में प्रॉपर अपना एक स्टेट के रूप में या फिर यूनियन टेरिटरी के रूप में दर्जा हो जाता है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के हर एरिया में लग रहा है वही रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे भी होगा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाकी एरिया में हो रहा है, बाकी जो स्टेट में हो रहा है, उतना ही डेवलपमेंट उस एरिया में भी देखने को मिलेगा, उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में भी देखने को मिलेगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू बोल लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए। अब फंडिंग वहाँ के खुद का गवर्नमेंट उतना अच्छे से तरीके से नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसको इंडिया में इंक्लूड कर रहे हो, मतलब वहाँ पे फंडिंग आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही फंडिंग आया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टार्ट हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन स्टार्ट हो उसका मतलब क्या है? इकोनॉमी के जो जीडीपी है उसमें क्या हो गया? एक्सेलेरेट हो गया। जो जीडीपी है उसमें बढ़ना, जो जीडीपी है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर इस इन्हेंस कर सकते हो नेशनल सिक्योरिटी को। ठीक है, तो दिस मूव एम टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन द रीजन। एक हर एक रेस्पेक्ट से यहाँ पे हम लोग रीज़न ट्रेस कर सकते हैं। तो पहला वही रीज़न है हिंड्रेंस टू इंटीग्रेशन। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं कि जब तक इंडिया के प्रॉपर इंडिया के अंदर पूरा नहीं आ जाता, एक स्पेशल नहीं आ जाता, स्पेशल कैटेगरी में नहीं आ जाता इंडिया में, तब तक इसका जो है डेवलपमेंट होना मुश्किल है। तो इंडिया का जो इंटीग्रेशन कर पाना वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा था। इसलिए क्या कि इंडिया ने डायरेक्टली आर्टिकल 370 है उसको हटा दिए गए और जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड कर लिए गए। द गवर्नमेंट बिलीव दैट आर्टिकल 370 हिंडर द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द यूनियन टेरिटरी, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ सेपरेटिज्म। क्योंकि अलग का भाव आता है ना, अलगाव का भावना आता है, तो उसको लिए उसको हटा दिए गए, उसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लिए गए इंडिया में। एक पहला हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं एब्रोगेशन जो हुआ है, कारण क्या था? पहला, सेकंड कारण था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि अभी बताया कि उतना अच्छे तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, उतना अच्छे तरीके से वहाँ पे एफडीआई नहीं जा रहे थे, उतना अच्छे तरीके से जो फंडिंग होना चाहिए, जिस लेवल का फंडिंग होना चाहिए उस लेवल का फंडिंग वहाँ पे नहीं हो रहा था। तो ये भी एक कारण है जिससे क्या किए गए, इसको एब्रोगेट किए। द स्पेशल स्टेटस वॉज सीन एज अ इम्पेडिमेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन द रीजन। द एब्रोगेशन वॉज एक्सपेक्टेड टू ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, टूरिज्म, जॉब क्रिएशन, हर एक रिस्पेक्ट से यहाँ पे जा सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई टूरिज़्म को फैलाना चाह रहे हैं, टूरिज़्म फैसिलिटी लाना चाह रहे हैं, तो जो जम्मू एंड कश्मीर उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला था कि यहाँ पे जो भी टूरिज़्म होगा उसको हैंडल करेंगे कौन? जो यहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट हैं, वही लोग उसको हैंडल करेंगे, न कि कोई बाहर आके इसको हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हिंड्रेंस यहाँ पे आ गया, क्योंकि अगर सपोज़ करो कोई दूसरे स्टेट के जो है कैंडिडेट वहाँ पे जाके या फिर दूसरे स्टेट के पर्सन जाके वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ा रहे हैं, तो एक फोस्टरिंग का सेंस आएगा, एक फोस्टर होगा। जो टूरिज़्म है जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो टूरिज़्म ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग क्या है उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है, कर पाते हैं, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन एक जिस तरीके से फोस्टर होना चाहिए, अगर मल्टीपल लोग अगर है ना, मल्टीपल लोग अगर टूरिज़्म में जा रहे हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ के एक तो जीडीपी है उसमें ग्रोथ होगा। अगर वहाँ का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है मतलब नेशन का जीडीपी ग्रोथ होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कॉज है जिससे क्या किए गए, आर्टिकल 370 इसको एब्रोगेट किए। फिर अगला आता है कॉम्बेटिंग टेररिज्म। आर्टिकल 370 वाज परसीव एज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय पाकिस्तान टू सपोर्ट टेररिज्म सेपरेटिज्म इन द रीजन। क्योंकि जो जियोग्राफिकल एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको अगर देखा जाए तो वहाँ पे टेररिज्म फैल रहा है, नक्सलिज्म ज़्यादा आ रहे हैं, एक्सट्रीमिज़म जो आइडियोलॉजी है वहाँ पे पनप रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो तरीके से बॉर्डर है, एक तो चाइना की तरफ से आता है, एक पाकिस्तान की तरफ से आता है। तो यहाँ पे जो है टेररिज्म को कॉम्बेट करना चैलेंजिंग हो जाता था, क्योंकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स
टेररिज्म को काउंटर करने के रेस्पेक्ट में अलग था। यहाँ का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे अलग तरीके से कैसे जो टेररिज्म उसको काउंटर करना ये लिखा है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, दोनों का ओपिनियन पूरा डाइवर्ज हो जाता था। जब डाइवर्ज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से एंटी ऑपरेशन चलना है, जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी चलना है, वो उतना अच्छा इफेक्टिवली नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टेररिज्म का जो डेफिनेशन वो अलग तरीके से लिखा हुआ है। सेम जो जम्मू एंड कश्मीर है इसमें जो टेररिज्म का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है कि उतने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा था, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। डेफिनेशन क्या है, पूरा डाइवर्जेंस व्यू लेके चल रहे थे। तो क्या किया गया, इसको डायरेक्टली आर्टिकल 370 को एब्रोड करके स्पेशल जो है इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जब यूनियन टेरिटरी बना, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आए, तो यहाँ पे जो नक्सलिज्म है, एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशन चलाना या फिर मिलिटेंसी है, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाना यहाँ पे इजी हो गया। द एब्रोगेशन एम टू स्ट्रेंथ नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, अब इतना बड़ा बॉर्डर एरिया है, इसको कवर करते हुए चलना, यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना, प्लस पूरा माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस एरिया में पूरा क्या है, बर्फीला जगह है, प्लस फॉरेस्ट है, हिली एरिया है, तो उसको पूरा मैनेज करना अपने आप में एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ऐसा है। समझ रहे हो, तो इसको इंटीग्रेशन किए तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया। अब डायरेक्टली जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया तो क्या हुआ कि जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं यहाँ पे डिप्लॉय करना इजी हो गया। अगर यही अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते तो एज मच जितना सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी उसको दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, उतना यहाँ के जो गवर्नमेंट हैं उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो इस रेस्पेक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन हुआ बाय अलाउइंग द इंडियन गवर्नमेंट टू मोर कंट्रोल ओवर द रीजन एंड क्रैक डाउन ऑन टेररिस्ट एक्टिविटी। तो कॉम्बेटिंग टेररिज्म भी एक रीजन रहा है। ठीक है, क्या समझ आया। फिर अगला जो है गवर्नेंस। गवर्नेंस का आर्टिकल 370 वाज क्रिटिसाइज फॉर क्रिएटिंग अ लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, करप्शन कहीं ले लो, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट जो है उसका जनता के प्रति, तो उतना अच्छे से उस तरीके से नहीं हो पाता था वहाँ पे। तो एक भी यहाँ पे हम लोग एक रीज़न दे सकते हैं कि क्यों आर्टिकल 370 को यहाँ पे एब्रोगेट किए। क्योंकि अगर कोई भी करप्शन कर रहे हैं, अगर वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन जो करप्शन के लिए है उतना अच्छे से स्ट्रांग नहीं है, तो क्या करेंगे, रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं तो करप्शन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वहीं पे अगर वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होता तो करप्शन कर पाते क्या, नहीं कर पाते। तो एक डर रहता है यहाँ पे, अगर करप्शन करते हैं तो इसमें इतना साल के सज़ा हो जाता है, फाइन हो जाता है। तो एक स्ट्रिक्ट लॉ है, तो स्ट्रिक्ट लॉ अगर बनाना है तो गवर्नेंस जो है एक भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस रेस्पेक्ट में एक कॉज जो गवर्नेंस है इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या समझ आया। चलो अगला देखते हैं। फिर अब अगला है क्रिटिसिज्म। पहले जो क्रिटिसिज्म अभी जो देखे हैं है ना, यहाँ पे हम लोग जो कॉम्बेटिंग टेररिज्म हो गया, हिंड्रेंस जो आया कि आर्टिकल 370 इसको एब्रोगेट करने का रीज़न क्या है। ठीक है, क्यों आर्टिकल 370 जो है इसको एब्रोगेट कर दिए, उसको आर्टिकल 370 इसको एलिमिनेट कर दिए। अब जो हम लोग समझते हैं एलिमिनेशन हो गया, अब एलिमिनेशन हो गया, एब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370। अब इसमें भी लोग क्रिटिसाइज करने लगे। दो क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वही क्यों आ रहा है। एक जब आर्टिकल 370 लाए हैं तब इसका क्रिटिसिज्म हुआ है, याद रखोगे। अब क्रिटिसिज्म किसका है, आर्टिकल जो 370 है इसको क्या किए हो, एब्रोगेट किए हो, आर्टिकल 370 को हटा दिए हो कॉन्स्टिट्यूशन से, तब इसका जो क्रिटिसिज्म है उसको अब पढ़ना है। समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एब्रोगेट का है, अभी पढ़ेंगे एब्रोगेशन का क्रिटिसिज्म है। द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फेस अ सब्सटेंशियल बैकलैश ड्यू टू लीगल, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट। तो क्रिटिक ने क्या हाईलाइट किया, क्या आर्गू किया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका वायलेट कर रहे हो, कि यहाँ पे जो स्टेटस जो दिए गए हैं, स्पेशल ऑटोनॉमी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको हमसे छीन रहे हो। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, पूरा अनरेस्ट भी देखने को मिला पॉपुलेशन में, जम्मू एंड कश्मीर में
या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी देखने को मिला है कि वहाँ पे ऑटोनॉमी दिए गए हैं तो उसको क्यों ऐसा हटा रहे हो, इसको डायरेक्टली यूनियन एंड टेरिटरी क्यों बना दे रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टली वायलेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो इस तरीके से पूरा क्या किए गए, आर्गू किए गए कि जब एब्रोगेशन किए गए आर्टिकल 370 को, तो क्या क्या ऐसे आर्गू किए गए, वो है लीगल कंसर्न। कैसे? क्रिटिक आर्ग्यूड दैट द एब्रोगेशन बाईपास द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस, particularly the requirement for the J&K Constituent Assembly occurrence which no longer existence। क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हुआ तो वहाँ पे बोले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने तक क्या है, आर्टिकल 370 को हम लोग लाए हैं, एक टेम्प्ररी प्रोविज़न के रूप में हम लोग यहाँ पे लाए हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इसको स्पेशल स्टेटस दे रहे हो, स्पेशल स्टेटस देने के बाद डायरेक्टली उसको हटा के एक यूनियन टेरिटरी बना रहे हो। तो एक लीगल कंसर्न ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको डायरेक्टली बाईपास कर रहे हो कि पहले कुछ और बोले थे लेकिन अभी कुछ और कर रहे हो। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है कि एक लीगल कंसर्न जो है यहाँ पे आर्गूमेंट किए गए, जो क्रिटिक्स हैं कि लीगल कंसर्न हो रहे हैं यहाँ पे। फिर पॉलिटिकल अपोजिशन होने लगा, क्योंकि वहाँ पे खुद सोचो कि जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लोग क्या स्पेशल ऑटोनॉमी दिए हैं उसको हटाना चाहेंगे? वो लोग नहीं चाहेंगे। वो लोग ये भी नहीं चाहेंगे कि जो नॉन रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के, वो लोग यहाँ पे आके टूरिज़्म को बढ़ाएं, वो लोग यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। तो पॉलिटिकल अपोजिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला, स्पेशली कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर जो वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का। वेरियस पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर इन जम्मू एंड कश्मीर व्यूड ए मूव एज अ फ्रंट टू द स्टेट ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी। तो इस रेस्पेक्ट में पॉलिटिकल अपोजिशन वहाँ पे भी क्लियरली देखने को मिला है। फिर अगला जो है ह्यूमन राइट इशू भी रहा। कैसे? कंसर्न वाज रेज अबाउट द ह्यूमन राइट इम्प्लीकेशन इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट एंड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, मूवमेंट हो गया तो मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हो जब आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट किए। फिर कम्युनिकेशन ठीक तरीके से उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। तो एक हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन राइट का इशू जो है क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर लोकल सेंटीमेंट। कैसे? क्योंकि देखो लोकल सेंटीमेंट होता है किस रेस्पेक्ट में होगा, अगर वहाँ पे रह रहे हो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं तो अपने जो स्टेट है उसके प्रति जो है सेंटीमेंट होगा कि यहाँ पे ऑटोनॉमी दिए गए थे, अब इसको डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी उसमें मिला रहे हैं। हर एक स्टेट का होता है, हर है ना, कि हर जो स्टेट के लोग हैं ये अपने स्टेट से ज़्यादा थोड़ा लगाव होता है। तो वैसे लोकल सेंटीमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर के प्रति भी देखने को मिला है। देयर वॉज कंसर्न दैट मोर रिगार्डेड दिस सेंटीमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन लीडिंग टू पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड अलाइनेशन, यहाँ पे क्लियरली देखने को मिला है। तो लोकल सेंटीमेंट जो है एक और रीज़न यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, समझ आया? तो ये तो कुछ रीज़न हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि क्रिटिसिज्म जो है किए कि एब्रोगेशन जब हुआ आर्टिकल 370 का तब। चलो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट भी हो गया, उसका क्या क्रिटिक ने आर्गू किए, क्या आलोचना की। अब ये देखो कि आर्टिकल 370 जैसे एब्रोगेट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक 2 यूनियन टेरिटरी बन गए, तो लोगों के ऊपर क्या इम्पेक्ट आया ये देखना है। वहाँ के जो जुडिशरी रहे हैं, यहाँ पे वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रह चुके हैं, वहाँ पे क्या इम्पेक्ट आया। क्योंकि अभी एक भी देखोगे कि तो जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है। तो द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव दैट हैड वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। होगा ही होगा, क्योंकि जैसे कि कोई इंडिविजुअल वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ का कल्चर को क्या होगा, इम्पैक्ट होने वाला है। वहाँ पर रिसोर्सेज यूज़ होगा तो रिसोर्सेज में इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो हर एक डायमेंशंस को कवर करो यहाँ पे। दिस इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो सकता है, क्योंकि पहले वहाँ पे सीएम थे, ठीक है। अब क्या बोलेंगे कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पे सीएम नहीं रहने वाला है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स हैं वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट यहाँ पे बूस्ट हो सकता है अगर पॉजिटिवली देखोगे, क्योंकि इंडिया के तरफ से डायरेक्टली फंडिंग हो रहा है, प्लस यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है तो डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे क्या होगा, रूल्स होने वाले हैं, रूल्स से रेगुलेशन होगा, तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिला। सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट चाहे अरेस्ट के रिस्पेक्ट में ले लो, क्योंकि अपोज करेंगे
ठीक है। आर्टिकल 370 को हटा के डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी बना रहे हो तो वहाँ के लोग अपोज तो करेंगे, क्योंकि उसको आर्टिकल 370 के थ्रू स्पेशल ऑटोनॉमी दिए गए थे, और उस स्पेशल ऑटोनॉमी को छीन रहे हो, छीन के डायरेक्टली क्या बना रहे हो, उसको यूनियन टेरिटरी बना रहे हो, इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उस रेस्पेक्ट में इसको क्या होगा, हानि होने ही होने वाला है जो जम्मू एंड कश्मीर पीपल है। एंड लीगल चैलेंजेस हर एक रेस्पेक्ट से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इम्पैक्ट को, जिसमें से सबसे पहले देखो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को। फॉलोइंग द एब्रोगेशन जम्मू एंड कश्मीर वाज रीऑर्गेनाइज इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्योंकि पहले देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पूरे एक ही थे, और पूरा जो एक ही मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, है ना। तो सेटअप जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो उस तरीके से फॉलो होते थे। लेकिन अब देखो जम्मू एंड कश्मीर अलग बन गया, लद्दाख अलग बन गया, तो ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में पहले लेजिस्लेटिव असेंबली थे, चलो इसका तो छोड़ दो। लद्दाख का कैसे करोगे, क्योंकि लद्दाख में पूरा चेंजेस हो जाएगा। लद्दाख में प्रॉपर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल आ जाएगा, डायरेक्टली सेंट्रल का रूल आने वाले हैं, है ना। हर एक सेटअप में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। दिस रीऑर्गेनाइजेशन एम टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नेंस। लेकिन अगर एक तरीके से अगर देखा जाए इसको, अगर यहाँ पे चेंजेस होता है फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट हो जाता है तो ईजी हो जाएगा, जैसे अभी है एट प्रेजेंट अगर देखा जाओ तो, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर इम्पैक्ट एक जो है, फिर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी हुआ, कैसे, रिमूवल जैसे कि आर्टिकल 370 एम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई का एग्जांपल देके बताया था, अट्रैक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, हाइड्रो पावर जनरेशन होगा, तो हर एक रेस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ वहाँ का जो जीडीपी है, जो वहाँ का जो प्रॉपर जीडीपी है उस एरिया का जो जीडीपी डायरेक्टली बूस्ट होगा। बूस्ट होने के साथ जो इंडिविजुअल का जो इनकम है वहाँ पे राइज देखने को मिलेगा, टूरिज़्म में बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे एक डाटा भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो जीडीपी है वो राइज देखने को मिला है 8% इन 22 एंड 23, जो सरपास किए इंडिया का 7% जो जीडीपी होता है उसको। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पे पॉजिटिवली देखने को मिला है, ठीक है, पॉजिटिव देखने को मिला है। नॉन रेसिडेंट्स वर अलाउड टू बाई प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर विच कुड बी मोर रियल ईस्ट डेवलपमेंट। तो अब इस तरीके से क्या है कि जो आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किए तो अब नॉन रेसिडेंट हैं, इंडिया के अलग कंट्री अलग स्टेट के लोग हैं, वो डायरेक्टली अब जाके वहाँ पे प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बताए गए। फिर सोशियो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी अपने को देखने को मिलेगा। वाइल द गवर्नमेंट रिपोर्टेड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड फ्यूअर टूरिज्म इंसिडेंट, द रीजन रिमेन्ड सेंसिटिव विद डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन एब्रोगेट इफेक्ट ऑन ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी। तो एक चीज़ यहाँ पे ये कंसीडर करो कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट किए हो तो वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिला है। लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट यहाँ पे कैसे देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, मान लो, है ना, मिलिटेंसी बढ़ रहा है। अब मिलिटेंसी, वही मिलिटेंसी को गवर्नमेंट अगर ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं या फिर मिलिटेंसी को कम नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों का जो गवर्नमेंट के प्रति क्या होगा, एक आक्रोश आ जाएगा कि इतना इंसिडेंट हो रहा है, इतना इंसिडेंट होने के बाद भी क्या होगा, इतना इंसिडेंट होने के बाद भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, एक्शन नहीं ले रही है, अच्छे तरीके से एक्शन नहीं ले रही है। तो इस रेस्पेक्ट से जो सोशल एंड पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट होने वाला है ये निगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। तो जो सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट है यहाँ पे भी एक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल 370 का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, क्लियर। फिर लीगल चैलेंजेस, अब लीगल चैलेंजेस तो समझा ही दिया हूँ, ठीक है। Several petitions challenging the abrogation was filed in the Supreme Court of India, raising question about the constitutional validity and manner of implementation. लेकिन अभी भी अगर देखे जाओगे तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, अभी भी एक चैलेंजेस हैं, लीगल चैलेंजेस, क्लियर। लेकिन इसको और बता चुका हूँ तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। फिर एक आता है डिक्लाइन हुआ है वायलेंस में, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे एंटी ऑपरेशन चला रहे हैं, इतना ज़्यादा एंटी मिलिटेंसी चला रहा है, तो यहाँ पे वायलेंस डिक्लाइन देखने को मिला है। देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इंडिया में इंक्लूड हो गया है। अब जब इंडिया में इंक्लूड हो गया है तो एक इंडिया का अगर वहाँ पे मिलिटेंसी हो रहा है तो क्या माना जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल एरिना कैसा होगा
कि इंडिया में मिलिटेंसी देखने को मिल रहा है, इंडिया में मिलिटेंसी ज़्यादा हो रहा है, इंडिया के गवर्नमेंट मिलिटेंसी को कम नहीं कर रही। इस रेस्पेक्ट से इंटरनेशनल में इंडिया का इमेज बनने वाला है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि अब यहाँ पे मिलिटेंसी के लिए एंटी ऑपरेशन जितना हो सके, एंटी मिलिटेंसी हर एक रेस्पेक्ट वहाँ पे ध्यान देगी और मिलिटेंसी को पूरा यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। तो वायलेंस यहाँ पे देखने को मिला है जो डिक्लाइन। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा द नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट हैज़ डिक्रीज बाई ओवर 50% एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव किल्ड ओवर 300 मिलिटेंट इन लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स में देखे जाओ तो वायलेंस में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पे कुछ डाटा है, एग्ज़ाम में कोट करने के लिए इजी होगा, इसलिए यहाँ पे इसको लिखा हूँ। क्लियर है क्या? तो अभी तक हम लोग क्या है पूरा कॉजेस, इम्पैक्ट, एब्रोगेट के लिए क्या क्रिटिक्स हैं, क्यों क्रिटिक्स हैं, इस सब रेस्पेक्ट तो समझे। क्योंकि ये टॉपिक जो है आर्टिकल 370 इसको डिटेल में बता रहा हूँ, तो इसका एक पार्ट में अगला जो पार्ट आएगा उसमें डिटेल में पूरा कवर हो जाएगा पूरा। अभी तक के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, हर एक एरिया को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही कवर करते हैं। कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और ये टेलीग्राम चैनल है इसका PDF के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।